कैसे हैं आप लोग। मैं विनय राणा स्वागत करता हूं आपका साइबरोनिक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। सो बच्चों, जैसा कि आप लोग भी जानते हो कि हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट यानी कि बिजनेस स्टडीज़ को हम लोग पढ़ रहे थे और जहां पर हम लोग एमसीक्यू डिस्कशन कर रहे थे। तो आप लोगों ने सबसे पहले देखा कि बेसिक ऑफ मैनेजमेंट के हम लोगों ने एमसीक्यू देखा। उसके बाद हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया, जो कि आपके सीवीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो आज की वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, आज की वीडियो में हम बात करें बिजनेस स्टडीज़ की। तो यूनिट 3 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि चैप्टर होता है बिजनेस स्टडीज़ में। तो आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते, आपको उसको भी लेकर चलना पड़ेगा। तो आज हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे अपने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इस तरीके से फंक्शंस को डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज, और हम लोग कंप्लीट एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे अपने वीडियोस में। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें और आप लोग किसी भी तरीके का अपडेट से मिस ना हो। और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो अब हम लोग देखेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के एमसीक्यूज़। बता दूं कि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं उन ऑप्शंस के बाद आपको राइट आंसर्स भी मिल जाएंगे। और आप लोग कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग खुद ही अपना जो है आंसर सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर आप लोग फास्ट रहोगे तभी आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे। और ये सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे हमारे, और वहाँ पर आप लोग चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो, जहाँ पर हम लोग डेली सभी सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ जो हैं उनकी प्रैक्टिस हम लोग कराते रहते हैं, उनका क्विज़ हम लोग देते रहते हैं बच्चों को। तो आप लोग वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस। सो यहाँ पर आपको कहा गया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो अनसर्टेनिटी बिल्कुल है, आपको ही पता है कि अनसर्टेन होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप लोग बिल्कुल भी गैस नहीं कर सकते इसके बारे में। रिलेटिव होता है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसमें, लेकिन एम्प्लॉयज़ वो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ओके, जिनको भी पता नहीं है बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, तो मैं बता दूं कि बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस के आसपास जो भी सराउंडिंग्स होती हैं, जो भी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, उन फैक्टर्स को हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। सो आप लोग इसको एग्जांपल के तौर पे भी समझ सकते हो, जैसे कि आप कहीं भी रहते हो, आपके आसपास जो भी लोग हैं आस पड़ोस के, तो वो सब आपके लिए क्या होते हैं, एक एनवायरनमेंट होते हैं। ठीक है, वो आपको अफेक्ट करते रहेंगे, लेकिन आप लोग का कंट्रोल उन पर नहीं होता है, और इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को बोला जाता है कि ये अनसर्टेन होते हैं और अनकंट्रोलेबल होते हैं। आप लोग इन पर कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत कम ही ऐसे जो है फैक्टर्स होते हैं जिनको आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, और वो फैक्टर्स जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो वो होते हैं आपके इंटरनल एनवायरनमेंट, ओके, जिनको आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। बाकी जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते हैं उनको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपको ये अनसर्टेनिटी इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप लोग उससे टैकल कर पाओ और आपको ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस एनवायरनमेंट में यही आपको पढ़ाया जाता है कि आप किस तरीके से अपनी प्लानिंग कर लोगे कि इस जो भी आपके आसपास के एनवायरनमेंट हैं आपको अफेक्ट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, तो आपका जो बिजनेस है वो इतना प्रॉब्लम क्रिएट ना हो उसमें। ठीक है, वो, और आप कह सकते हो कि आपकी जो बिज़नेस है उसकी ग्रोथ ना रुके या फिर कम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाता है एम्प्लॉयज़, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन बी। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट।
तो आप लोग अगर सोशल एनवायरनमेंट को समझो तो आप लोग भी जानते हो कि कोई भी बिजनेस होते हैं वो एक सोसाइटी पर बेस्ड होते हैं, वो सोसाइटी को भी ध्यान में रखते हुए काम को करते हैं। क्योंकि अगर सोशल लाइफ या कह सकते हैं सोसाइटी ही नहीं होगी, आपके कस्टमर्स ही नहीं होंगे, आपकी पब्लिक ही नहीं होगी जो कि कस्टमर्स में कन्वर्ट नहीं होगी, तो फिर आप किस के लिए मतलब प्रोडक्शन करोगे या फिर आप लोग बिजनेस बनाओगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कहा गया है कि सोशल एनवायरनमेंट में कौन सा एक एग्जांपल सही हो सकता है। तो मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सोशल एनवायरनमेंट में वही सारी चीज़ें आएंगी जो कि सोसाइटी से रिलेटेड होंगी। ठीक है, या आप कह सकते हो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड होंगी। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका गलत आता है। कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट ये भी गलत हो जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री ये भी नहीं होगा। कंपोजिशन ऑफ फैमिली, यस, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हो जाता है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही। अब हम लोग चल लें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो क्या दिया हुआ, लिबरलाइजेशन मीन्स। यहाँ पर एक टर्म आया है लिबरलाइजेशन, क्या होता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको सही आंसर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि इंटीग्रेशन अमॉन्ग इकोनॉमीज़। ओके, लेकिन यहाँ पर आंसर बताने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा मीनिंग बता दूँ तो आप लोग डायरेक्ट आंसर को समझ जाओगे। तो अगर आप लोग जानते हो इसका मीनिंग तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है कमेंट कीजिए, और नहीं जानते हैं तो मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ। लिबरलाइजेशन एक टर्म होता है, ठीक है, जहाँ पर आपकी जो गवर्नमेंट होती हैं उनका कंट्रोल कम से कम हो जाता है बिजनेस के ऊपर, रिस्ट्रिक्शन वो लोग बहुत कम लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये सब होता है लिबरलाइजेशन के अंदर। तो आप लोग समझ पा रहे हो कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हो गया। अब आप लोग देखकर ही बता दोगे। इंटीग्रेशन अमॉन्ग इकोनॉमीज, नो। रिड्यूस्ड गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शन, यस, कि वो लोग गवर्नमेंट अगर अपनी पॉलिसीज़ या फिर जो कंट्रोल्स है और रिस्ट्रिक्शन है वो किसी बिज़नेस पर बहुत कम कर दे या ना के बराबर कर दे तो हम उसे लिबरलाइजेशन बोलेंगे उस बिज़नेस के लिए। पॉलिसी ऑफ प्लान डिसइन्वेस्टमेंट, नहीं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहा जाता है कि reducing the role of public sector and increasing the role of private sector falls under। तो यहाँ पर बोला गया है कि जब प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंक्रीज़ करने लगे और पब्लिक सेक्टर जो है उसका रोल बहुत कम हो जाए किसी बिजनेस पर, वो फ्री कर दे एक तरीके से, और कोई भी पॉलिसीज़ वहाँ पर अपनी ना लगाए, तो आप लोग इसको क्या बोलोगे, लिबरलाइजेशन बोलोगे या प्राइवेटाइजेशन बोलोगे या ग्लोबलाइजेशन बोलोगे, क्या बोलोगे इसको। तो हम लोग इसको बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, जब भी गवर्नमेंट क्या करती है वो अपना शेयर बिल्कुल वहाँ से हटा लेती है किसी बिजनेस से, ठीक है, और वो कम्प्लीटली प्राइवेट सेक्टर को दे देती है हैंडल करने के लिए कोई बिजनेस को, तो हम लोग उसे प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं, और कंपनीज जो होती हैं वो प्राइवेट हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं, क्या बोलता है कि अंडर द रिजर्व बैंक कीप्स कंट्रोल ऑन द मनी सप्लाई इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जनरल इकोनॉमी पॉलिसी। तो यहाँ पर कहा गया है कि रिजर्व बैंक कंट्रोल करता है आपके मनी सप्लाई को आपके जो जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिस्कल पॉलिसी बोलेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी बोलेंगे, ट्रेड पॉलिसी बोलेंगे या इंडस्ट्रियल पॉलिसी बोलेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, क्योंकि जो भी मनी से रिलेटेड टर्म्स होंगे, जो मनी से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनती हैं वो सारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ के अंदर बनती हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है आपके सामने कि द इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड। ठीक है, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर की पॉलिसी अगर गवर्नमेंट बनाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिस्कल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी। तो यहाँ अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसीज़ की बात करें जो गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, जहाँ पर वो सारी की सारी टैक्स की सारी चीज़ें
या एक्सपेंडिचर को दिखाती है टू इन्फ्लुएंस अ कंट्रीज इकोनॉमी, तो हम उसे बोलेंगे फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, जिसे हिंदी में राजकोषीय नीति बोलते हैं। ओके। ग्लोबलाइजेशन एम्स एट, कि ग्लोबलाइजेशन का मेन पर्पस क्या होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, जहाँ पर ऑल ऑफ द ऑप्शन पहले दिया हुआ है, फिर दिए हुए हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। तो अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन का पहला मतलब यही होता है, अर्थ मेनली यही होता है कि जब आप अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड लेवल तक ले जा रहे होगे, ठीक है, आप ले जा पाते हो तो उसे हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, वैश्वीकरण। तो अब जब हम ग्लोबलाइजेशन करेंगे तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा कि एक्सपोर्ट का प्रमोशन होना, मतलब इंक्रीज़ होना चाहिए, फिर फॉरेन एक्सचेंज के रिफॉर्म्स होने चाहिए और लिबरलाइजेशन भी इंपोर्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ बिल्कुल सही होंगी, इसीलिए हम इसे ऑल ऑफ द ऑप्शंस कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि बाय विच एक्ट गवर्नमेंट चेक्स रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड, कि कौन सा ऐसा एक्ट है जहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, वो चेक कर पाती है कि जो भी ट्रेड हैं आपके रिस्ट्रिक्टेड हैं और जो गलत तरीके से हो रहे हैं वो किस एक्ट के तहत आप लोग चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं कई सारे, MRTP एक्ट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट 1991, फेमा एक्ट या नन ऑफ देम। तो आप लोग को बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। तो अगर आप लोगों का यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए है तो आप लोग बिल्कुल सही हो। MRTP एक्ट, जिसे हम बोलते हैं द मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जो कि 1969 में जो है पास हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे हो कि जो भी रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड होते हैं उनको चेकआउट यहीं से किया जाता है, यहीं के जो एक्ट हैं उनकी पॉलिसीज़ के बेसिस पे हम लोग चेकआउट करते हैं और जो भी गलत तरीके से हो रहे होते हैं उनको बंद किया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर और दिया हुआ है, द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड। सो यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग और कंप्लीट अवेयरनेस की जो जानकारी मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे क्या बोला जाता है। एनवायरमेंटल स्कैनिंग के तहत हम लोग इसे बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बोलते हैं, या लिबरलाइजेशन बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि बिजनेस एनवायरनमेंट की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जब पता चलती है तो वो आपकी कैसे हो पाती है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करने के बाद ही आप लोग कह सकते हो कि हाँ आपको कंप्लीट जानकारी जो है इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स राइट देयर इज़। तो आप लोग को यहाँ पर पढ़ना होता है कि कंज्यूमर जो एक्ट होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है, तो उसमें आप लोगों को प्रोटेक्शन के बारे में जानकारी दी जाती है कि कैसे कंज्यूमर्स जो होते हैं बच सकते हैं और जो भी फ्रॉड उनके साथ हो तो वो लोग कैसे इस फ्रॉड से निकल सकते हैं। तो ये कब आपके सामने पास किया गया था या फिर कौन सा एक्ट यहाँ पर सही होगा वो बताना है। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो ईयर्स दिए हुए हैं उनमें से एक ईयर बिल्कुल सही है और वही आपका सही आंसर होगा। तो अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो आप लोग बिल्कुल जानते होंगे यहाँ पर 1986 हो जाएगा, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आपका सही आंसर हो जाएगा, जहाँ पर बोला गया था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में सारी राइट्स उनको पता होंगे इसी एक्ट के माध्यम से, ओके। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स चेंजेस रिलेटिंग टू, कि टेक्नोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी आती हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट होते हैं, मेथड ऑफ प्रोडक्शन होता है, यूज़ ऑफ अ न्यू इक्विपमेंट यहाँ पर यूज़ होते हैं, तो इसे हम बोलेंगे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ओके।
देख लीजिए। तो अगर बात किया जाए कि टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, तो इसका प्रॉपर मीनिंग ये होता है कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड द मेथड्स एंड टेक्निक्स अप्रोचेस अडॉप्टेड द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर रहे हो, टेक्निकल वे यूज़ कर रहे हो, मेथड यूज़ कर रहे हो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन करते समय, तो आप लोग इसको बोलोगे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आपने यूज़ किया है, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आप लोग अगर टेक्नोलॉजी से पीछे रहोगे तो कई सारी चीज़ें आप वेस्ट कर देते हो। यहाँ पर आप लोगों को लेंदी तरीके से ज़्यादा सारा वर्क फोर्स जो है काम करना पड़ता है। कुछ चीज़ें जो हैं टेक्नोलॉजी से आसान बन जाती हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल इसको ऑप्ट करना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ पर और दिया हुआ है सेम तरीके का, बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट्स थ्रू इंटरनेट फ्रॉम होम और ऑफिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ। तो अगर आपको रेलवे टिकट बुक करनी है, किसी भी तरीके की कोई टिकट वगैरह जो बुक करते हो आप घर से या फिर अपने ऑफिस से, तो ये किस चीज़ का एग्जांपल है? ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का ही एक एग्जांपल है। आपके आसपास जो भी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, तो उसके माध्यम से ही आप लोग ऐसा काम कर पाते हो। ये आपका बेस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें तो आपका कोविड से पहले जो 11-12 के बच्चे थे उनको बहुत कम आइडिया था इंटरनेट के बारे में। वो लोग बहुत कम चीज़ ही चाहे तो यूट्यूब पर पढ़ते थे या फिर इंटरनेट पर सर्च करने के लिए यूज़ करते थे। तो आप देख सकते हो कि कोविड में ऐसी प्रॉब्लम हुई तो उन लोगों को क्या करना पड़ा, उन लोगों को कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ा कि जो भी अब करना है घर से बैठकर ही करना है। तो उनको एक सॉल्यूशन यही मिला कि हम लोग इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं हर चीज़ें, और बहुत सारे टीचर्स भी यूट्यूब पर आए और बहुत सारे बच्चे भी यूट्यूब पर आए, जिससे क्या आप कहोगे कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आई। अब आप लोग घर से भी बैठकर भी कई सारी चीज़ें कर सकते हो, कई सारे सर्चेस आप कर सकते हो जो कि आपको सही से सारी इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या दिया हुआ है, विच एनवायरनमेंट प्रोहिबिट्स द एनवायरनमेंट प्रोहिबिट्स द एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो भी अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं उसका एडवर्टाइजमेंट जो है प्रोहिबिट किया हुआ है, मतलब उस पर रोक लगा रखी है। तो ये सारी चीज़ें आप किस चीज़ में कंसीडर करोगे, कौन से एनवायरनमेंट में कंसीडर किया जाएगा? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कंसीडर किया जाएगा, सोशल में, टेक्नोलॉजिकल में या लीगल में? तो अगर आप लोग गवर्नमेंट वहाँ पर कोई भी इंटरफेयर करती है, कोई भी पॉलिसीज़ में आपसे कहा जाता है कि इसका जो है इसको रोकना है या फिर इसको लागू किया जाए या फिर कितनी चीज़ों को अलाउ करना है, कितनी चीज़ों को अलाउ नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। तो आप लोग यहाँ से, तो आप लोगों को एक क्वेश्चन मिल गया है, और जो कि फाइनली एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इज़ कंसर्न्ड विद, कि जीडीपी किस चीज़, किस एनवायरनमेंट में आपका कंसीडर किया जाएगा, लीगल एनवायरनमेंट में, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, सोशल एनवायरनमेंट में या फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। तो अगर हम लोग बात करें जीडीपी क्या होता है, तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जो कि आपके इकोनॉमी को मेज़र करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप लोग ये देख सकते हो कि जिस कंट्री की भी जीडीपी ग्रोथ जो होगी बहुत अच्छी चल रही होती है, तो उसे हम बोलते हैं कि उस देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, या फिर जिसकी जीडीपी डाउन हो रही होती है डे बाय डे, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि उसकी देश की अर्थव्यवस्था जो है गिर रही है। तो यहाँ पर आपका जीडीपी जो टर्म है वो आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो वही बात है, ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आता है, जिसको आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो
तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट इन्वायरमेंट के MCQ हैं उनको भी मैंने डिस्कस कर दिया, और इन्वायरमेंट क्या होता है वो भी आप जान चुके हैं। इन्वायरमेंट आपके आसपास, जो आपकी बिजनेस के आसपास जो भी सराउंडिंग्स होती हैं, जो अफेक्ट करती हैं, डायरेक्टली कह सकते हो या फिर इनडायरेक्टली जो अफेक्ट करते हैं आपके बिज़नेस को, इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो आपके बिजनेस इन्वायरमेंट होते हैं। और ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी अनसर्टेन होती हैं, डायनेमिक होती हैं, रिलेटिव होती हैं, इंटर रिलेटेड होती हैं, ये सारे आपके नेचर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन भी कभी कभी अराइज हो जाता है कि कोई भी 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपसे कहा जाए कि सही एक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है एनवायरनमेंट की, तो आपको बताना होगा। ठीक है, और जैसा कि आप लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात करो तो जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट होता है और एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, जो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो क्या होता है कि ऐसे फैक्टर्स जिसको आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, वो आपके हाथ में होते हैं, आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हो, कंट्रोलेबल होते हैं। जैसे कि आपका फिनांस की बात कर लो, या मार्केटिंग की बात कर लो, या फिर कह सकते हो आप अपने मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लो, अपने एम्प्लॉयज़ की बात कर लीजिए, जो भी आपकी पॉलिसीज़ हैं, जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, आप लोग उसको अपने हाथ से चेंज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी इनकंट्रोलेबल कही जा सकती हैं। और अगर आप लोग बात करो एक्सटर्नल की, तो ये 2 टाइप का हो जाता है। एक्सटर्नल, पहली बात तो ये है कि आप लोग उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये आपका कंट्रोलेबल होता है। बहुत कम ही चांस होते हैं जब आप इसको कंट्रोल कर पाओगे। बस ये होता है कि आपको इतना अपने बिजनेस के लिए तैयारी रखनी है कि अगर ऐसा कुछ भी चेंजेस होते हैं तो आप लोगों का जो बिज़नेस है बिल्कुल डाउन ना हो जाए। फिर इसमें बात कर लो तो आपका माइक्रो आता है पहला, फिर आ जाता है आपको मैक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है, माइक्रो आप कह सकते हो कि बहुत छोटे लेवल पे होते हैं। मैक्रो लेवल की बात करो तो आप वो थोड़ा बड़ा हो सकता है। ठीक है, माइक्रो में आपके क्या आ जाएंगे, माइक्रो में आ जाते हैं आपके सप्लायर्स आ जाते हैं। ठीक है, आपके कस्टमर्स आ जाते हैं, आपकी मार्केटिंग की इंटरमीडिएटरीज आ जाती हैं। ठीक है, कंपटीटर्स जो भी आते हैं वो सारे इसी में आते हैं। तो अगर मान लीजिए अचानक से सप्लायर सप्लाई देना बंद कर दे, अचानक से कस्टमर्स होते हैं कस्टमर आना बंद कर दें, जो भी आपके इंटरमीडियरीज़ हैं, जो भी आपका मार्केटिंग करने में हेल्प कर रहे हैं, वो अचानक से आप पे ट्रस्ट करना बंद कर दें, तो ये सारी चीज़ें आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आएंगे। तो आप लोग उसको रोक नहीं सकते हो, कभी भी ऐसा हो सकता है। कंपटीटर्स अचानक से बढ़ गए सेम कैटेगरी पे, और लोगों ने भी बिजनेस डाल दिया, और आप कह सकते हो कि अचानक से उन लोगों ने इतना प्राइस डाउन कर दिया, सारी डिमांड्स जो थी वो सप्लाई सामने वाले पर्सन ने देना शुरू कर दिया, तो आपका बिजनेस जो है वो डायरेक्टली कह सकते हो या फिर इनडायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा और आपको ग्रोथ जो है कम होने लगेगी। अब मैक्रो की बात करो तो ये थोड़ा लेवल हाई हो जाता है, इकोनॉमी इसमें आ जाती है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आ जाते हैं, फैक्टर्स आ जाते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अचानक से इकोनॉमी डाउन हो गई। ठीक है, महंगाई बढ़ गई, तो ये सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके इम्पैक्ट करती हैं पूरे देश पर। तो ये तो ना आप चेंज कर सकते हो, ना कोई और जल्दी इस पे बदलाव कर सकता है। पॉलिटिकल प्रेशर अचानक से बिजनेस पे पड़ गया तो वो सभी के लिए होगा। ठीक है, या फिर पॉलिटिकल कोई पॉलिसीज़ आ गई साइड बिजनेस को लेकर, तो वो भी आपके सबके लिए होगा, तो वो भी आप जल्दी चेंज नहीं कर सकते, आपको उसी के अनुसार ढलना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा एडवांसमेंट आ जाता है, कोई भी ऐसी नया कोई चेंजेस या अपडेट आ जाता है, तो जो भी अपडेट रहता होगा उस टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स से, तो वो जल्दी से उसको ग्रैब कर लेगा, और अगर आप नहीं कर पाते तो आप लोग पीछे रह सकते हो। फिर यही सारी चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें, नेचुरल एनवायरनमेंट भी आपके आ जाते हैं अचानक से। मान लीजिए भूकंप आ जाता है या फिर फ्लड आ गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर होती हैं। अचानक से आग लग जाती है, तो उसका भी आपको पहले से मेंटेन रखना होगा अपना बैलेंस। तो ये अगर ऐसा कुछ होता है तो आप पहले से ध्यान दे सकते हो।
ठीक है, तो आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि किस किस टाइप से आपके जो एनवायरनमेंट हैं वो आपके हो चुके हैं। और कोई भी अब प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहाँ से बस इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लानिंग्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके।